कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एक बहुत ही चर्चित गीत था 1977 का। बोल कुछ इस तरीके से थे, हम न कभी होंगे जुदा। गाना सुन के तुरंत लौटेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हम न कभी होंगे जुदा, मौत हमें आए तो क्या। हम न कभी होंगे जुदा, मौत हमें आए तो क्या। फिर जन्म लेंगे हम, फिर जन्म लेंगे हम। फिर जन्म लेंगे हम, फिर जन्म लेंगे हम। दो बदन, एक महक दो सुमन, हो एक है जान दो बदन, एक महक दो सुमन। सीता हूँ मैं राम तुम, राधा हूँ मैं श्याम तुम। हम न कभी होंगे जुदा, मौत हमें आए तो क्या। फिर जन्म लेंगे हम, फिर जन्म लेंगे हम। जन्म कुछ नहीं, सदियों की ये बात है। हम न कभी होंगे जुदा, मौत हमें आए तो क्या। फिर जन्म लेंगे हम, फिर जन्म लेंगे हम। वेलकम बैक दोस्तों।
तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये प्रोग्राम जो आज हम कर रहे हैं वो किसके ऊपर होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, अब ये जो गीत हुआ करते थे, ये गीत तो अपने आप में एक मील का पत्थर था। फिल्म थी फिर जन्म लेंगे हम, और गायक कलाकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। संगीत दिया था बप्पी लहरी जी ने, और गीतकार थे इसके गौहर कानपुरी। गौहर कानपुरी साहब की बहुत ही चुनिंदा और अच्छे गीत हैं। पर इन गीतों के साथ क्या होता है ना दोस्तों, कि फिल्म जो है वो मुकाम हासिल नहीं कर पाती और फिर कहीं किसी गुमनामी में खो जाती है। और हम आपके सजेशन पे ऐसे गीत पकड़ के लाते हैं, और ऐसे आपके जो छोटे छोटे संदेश मिलते हैं ना दोस्तों, उससे बहुत ही प्रभावित हूं मैं, क्योंकि ये गाना बहुत पुराना था, मैं भी जो है इसको भूल गया था। और थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे बॉलीवुड में महिलाएं। अब ये जो विषय है ये अपने आप में एक शोध का विषय है। अब ये शोध ऐसा था कि हम विषय भी पकड़ेंगे, और मैं क्या करूं, अब 1977, 78 ये सारे तो हमने देख लिए थे, पर एनुअल लिस्ट हम ढूंढते हैं, और वो थी एक गीत माला 1983 के आसपास की थी। और जो गीत था, अब हम इसके साथ भी तो जो है ना नाइंसाफी नहीं कर सकते कि बॉलीवुड में महिलाएं जो एक रिसर्च पेपर है वो मेरे हाथ लग गया था। बड़ा ही मतलब कहते हैं ना मनोविज्ञान और शिक्षा से प्रेरित और उसी सेक्शन का पेपर है। लेकिन अब इस पेपर में भी जाएंगे, इसकी गहराइयों में उतरेंगे, पर हम कहेंगे ना थोड़ा सा बच के रहना रे बाबा। जी हाँ, फिल्म थी पुकार 1983 की। गायक कलाकार थे राहुल देव बर्मन, आशा भोसले और किशोर कुमार। संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने, गीतकार थे गुलशन बावरा, और फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रणधीर कपूर, टीना मुनीम पर। इस फिल्म की भी बात करेंगे, लेकिन बच के रहना रे बाबा ये सुनते हैं और लौटते हैं। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तोहफे लाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। हाँ, तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तोहफे लाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। तेरा मेरा एक सफर है। दिल में तेरे जो भी है मुझको खबर है, दिल में तेरे जो भी है मुझको खबर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तोहफे लाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। हो
बड़ी आसान डगर है। आज अपने प्यार पे मुझको फख्र है, आज अपने प्यार पे मुझको फख्र है। अरे बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, और झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने। कैसे कैसे तोहफे लाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम कर रहे हैं वही प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हमारा नंबर है 8010781078, और आपके बाकमाल मैसेजेस मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ये जो हमने आज विषय लिया है बॉलीवुड में महिलाएं, ये शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है, डिस्कशन का विषय है, और अगर संक्षिप्त में समझाएं तो सिनेमा उद्योग मास मीडिया का एक लोकप्रिय रूप है। इसमें तो कोई जो है वो दो राय है ही नहीं, जिसे मनोरंजन के लिए माना जाता है। यह अनुभव दर्शकों को उस दुनिया को छोड़ने में मदद करता है जो वास्तविक दुनिया से अलग है। अब इसको छोड़ने बोलें कि जोड़ने बोलें, बहरहाल रहने दीजिए। वह भूमि जो उन्हें जीवन के दैनिक पारिश्रमिक से बचने में मदद करती है, और ये जो है वो मास मीडिया कहलाती है। अब ये बड़ा ही रोचक सा जो है वो सेंटेंस मिला है, लेकिन सिनेमा कला माध्यम का एक लोकप्रिय रूप है जो प्रमुख सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने, छवियों के निर्माण और राय को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये राय जो है वो मेरी अलग होती है, आपकी अलग होती है, पर राय तो आम राय होती है। यह शोध जो है वो मुख्य धारा के सिनेमा बॉलीवुड में महिलाओं के चित्रण से संबंधित। अब ये जो कह सकते हैं कि इस मुद्दे की जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो तो हम मानते हैं, और इसलिए संसार में या समाज में मौजूद रूढ़ियों को निर्धारित करने के लिए स्क्रीन पर उनका प्रतिनिधित्व आवश्यक है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक निबंध टाइप हिंदी है, लेकिन अब हम कहते हैं कि थोड़ा सा रूहानी हो जाते हैं। फिल्म थी निकाह 1982 की, गायक कलाकार थे गुलाम अली साहब, संगीत भी गुलाम अली साहब ने दिया था, गीतकार थे हसरत मोहनी, और फिल्माया गया था दीपक पराशर और सलमा आगा पर। बड़ा ही दिलकश सा जो गजलुमा जो माहौल था वो बना था। इससे बोल भी कुछ ऐसे थे, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो
मेरा पर्दे का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वेलकम बैक दोस्तों, वहाँ पे मेरे साथ अनिल सेठ के साथ हमें रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और बातें हो रही हैं बॉलीवुड में महिलाएं की। वैसे बातें अभी हमने शुरू नहीं करी हैं, हम तो इस विषय को टच कर रहे हैं कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं कि इस मुद्दे की जांच करना महत्वपूर्ण है, ये तो हमने मान लिया। अब यह जो जांच है ये मुख्य धारा का हिंदी सिनेमा नारीत्व के सीमित परिभाषित रेखाचित्रों के साथ कैसे प्रतिबंधित है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और मुख्य धारा का हिंदी सिनेमा जो पितृ समात्मक मूल्यों वाले समाज में सेल्यूलॉइड स्क्रीन के माध्यम से महिलाओं के विभिन्न रूपों और रंगों का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहता है, इस पे भी निर्धारित है। अब ये डेटा माध्यमिक है और थोड़ी बहुत शोध कार्य जो होते हैं वो अनुसंधान के लिए उपयोग की जाने वाली विधि गुणात्मक भी होती है। अब ये क्या होती है, और बहुत सारी हिंदी होती है, इस हिंदी को हम खोज शब्दों में नहीं डुबोएंगे, अब थोड़ा सा हम परिचय भी करेंगे। बहरहाल मुझे कुछ चीज़ें बड़ी ही जो है ना दिलकश सी याद आ रही हैं, और थैंक यू वेरी मच जो आपने बहुत सारे मैसेजेस भेजे। और एक बड़ा ही बेहतरीन मैसेज मिला था जो 1975 का फिल्म फेयर के बारे में था। उस समय जो है वो एक स्पेशल अवार्ड दिया गया था। अब ये जो स्पेशल अवार्ड था ये जो शुरू हुआ था वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, फिल्म थी संगम, और संगम में जो कलाकार थे वो दोनों ही जो हैं वो राज कपूर और राजेंद्र कुमार जो भूमिकाओं में थे वो दोनों ही मुख्य भूमिकाएं थीं। तो ये जो था कि भाई सपोर्टिंग एक्टर और एक्टर ये डिस्टिंक्शन जो है उस समय नहीं हो पाई, तो स्पेशल अवार्ड क्रिएट किया गया था, स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड। ये जो स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड क्रिएट किया गया था ये दिया गया था राजेंद्र कुमार जी को, क्योंकि जो वो हैं वो सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड तो नहीं ले सकते थे क्योंकि वो सपोर्टिंग एक्टर थे ही नहीं, वो भी मेन लीड थे। तो ये एक नई कैटेगरी 1969 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में शुरू हुई थी। अब मुझे याद आ रहा है 1975 की कंट्रोवर्सी कि ये जब फरीदा जलाल जी आई थी इंडस्ट्री में, बहुत चर्चित उन्होंने जो है वो रोल किए हैं, पर जो उनका जो कहते हैं ना कई बार आप टाइप कास्ट हो जाती हैं या आप उस भूमिकाओं में इतनी जो है वो बेहतरीन हो जाती हैं कि हर जो निर्देशक है यानी कि जो डायरेक्टर है वो कहता है कि भाई मुझे ये जो फिल्म है इसमें अगर कोई बहन है या कोई इस तरीके की चरित्र अभिनेत्री का जो रोल है तो उसके लिए फरीदा जलाल चाहिए। 1970-75 तक जो है इस तरह का माहौल था। अब ये है कि भाई वो खुद कहती हैं कि भाई वो आई तो थी हीरोइन बनने, लेकिन उनका जो रुझान हुआ गोपी फिल्म से जब वो दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी बहन की भूमिका में थी, तो अब उस समय उन्होंने ये इसलिए एक्सेप्ट किया कि भाई दिलीप कुमार एक आइकन और वो हमेशा से चाहती थी कि उनके साथ काम करें, और वहाँ से जब वो जो है वो भूमिका में आई तो ये करती गई। अब फिर बड़ी सारी फिल्में आई थी, मजबूर एक फिल्म थी, और भी एक अमिताभ बच्चन की फिल्में थी जिसमें उन्होंने जो है वो उनकी बहन का किरदार निभाया। 1975 में जब उन्होंने एक विकलांग बहन का किरदार निभाया था तो उस समय उनको बहुत प्रशंसा मिली थी। अब कहते हैं ना कि इतने फैन मेल्स आए थे और इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी। अब इसमें आगे क्या हुआ था बताऊंगा, यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि ये अंधा कानून है। अब फिल्म थी अंधा कानून 1983, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी भी थी, लेकिन मोस्टली अमिताभ बच्चन क्या मेरे दिल के अजीज और करीब। अब गाना सुनते हैं, लौटते हैं। ये अंधा कानून है।
ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। बातों और दलीलों का ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। लोग अगर इससे डरते, मुजरिम जुर्मन करते, ये माल लुटेरे लूट गए, रिश्वत देकर छूट गए, अस्मतें लुटी चली गोली, इसने आँख नहीं खोली। काला धंधा होता रहा, ये कुर्सी पर सोता रहा, दुनिया की इमारत का कच्चा एक सुतून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून। वेलकम बैक दोस्तों, तो आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर होती रहीं, महिलाओं पे भी केंद्रित रहे। और क्योंकि हमारा ये विषय है मनोविज्ञान और शिक्षा का कि बॉलीवुड में महिलाएं, और देखिए ये दोनों चीज़ें अलग होते हुए भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जो शोध का जो विषय है जो मेरे हाथ लगा है ये बड़ा ही यूनिक सा है। बड़े ही जो है वो रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक और महिला बॉलीवुड फिल्में, सिनेमा, मीडिया, बड़े सारे जो हैं वो खोज शब्दों के साथ आया हुआ है। इसके साथ भी न्याय करेंगे, पर हम बहुत सारी बातें कर रहे थे आपसे। अब वो जो मैं आपको किस्सा सुना रहा था, जो ऐसा था ना कि जो मैंने फरीदा जलाल जी के बारे में बता रहा था, तो 1975 वो साल था दोस्तों, जिसमें आई थी एक बड़ी चर्चित और बहु प्रतिभावान कलाकारों से सुसज्जित महिला प्रधान फिल्म, नाम था जूली। अब जूली में बड़ा ही एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी नादिरा जी। नादिरा जी का रोल बड़ा ही प्रशंसनीय था, और अब ये माना जा रहा था कि नादिरा जी का ये एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस है। तो जब फरीदा जलाल के रोल के लिए जब बहुत सारी प्रशंसाएं मिलने लगीं, और उस समय क्या है कि ये वोटिंग सिस्टम और ये सोशल मीडिया और इस तरीके की चीज़ें तो थी नहीं, तो अपवाद था ये कि भाई उस समय जो है वो क्या कहते हैं ना कि एक सर्वे किया जाता था, और बहुत सी प्रशंसा के जो उनके पास जो पैमाने थे, जो उनके पास जो कह सकते हैं ना कि इन राइटिंग आता था, या जिस तरीके से वो सर्वे में आता था, वो उस तरीके से फिर उसको मान लेते थे। तो फरीदा जलाल जो थी वो उस समय
टॉप रनर थी जो सहायक भूमिका जो इन्होंने निभाई थी उसके लिए। तो अब गंभीर मामला हो गया था कि क्या किया जाए, क्योंकि नादिरा जी के पास शायद जो है वो अच्छी फिल्में जो हैं वो जो देखा जाए तो जूली थी और उन्होंने उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी दी थी और सब चाहते भी थे कि क्योंकि अब वो इस पड़ाव पे हैं कि इस तरीके की फिल्में जो हैं वो चुन चुकी हैं और उनको अब एक तरीके से वो कहते हैं ना कि हाँ भाई हमें अपनी तरफ से आपको एक धन्यवाद भी देना है जो आपने जो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम किया है, तो उसके लिए उनका जो है ये पुरस्कार भी बनता है। तो बड़ा सोचा गया, बड़ा विचार हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोच रहा हूँ कि अब अगर नादिरा जी की बात हुई है तो एंटी हीरोइन की भी बात हुई थी। अब ये जो मैं कैरेक्टर आपके सामने रख रहा हूँ ना, जैसे नादिरा जी का कैरेक्टर रखा या मैंने फरीदा जलाल जी का कैरेक्टर रखा या इनके साथ जुड़ी हुई जो बहुत सारी जो इस तरीके की चीज़ें थी उसके बारे में बात करी, और ये अध्ययन और शोधपूर्ण बॉलीवुड में महिलाओं से जो मैं जो जोड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ कनेक्शन तो बन रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो ठहराव देते हैं और वापस उस अपने शोध कार्य में जाते हैं। अब भारत को पहली बार वर्ष 1900 के आसपास यानी 1895-96 ऐसा ही कुछ मुझे याद है, एक प्रोग्राम में मैंने बताया था 1896 ही होगा, मैं बॉम्बे में लुमियर ब्रदर्स वाला सिनेमा में पेश किया गया था। अब ये सब हमको पता है कि गुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से उन्होंने कैसे उनको सिनेमा का जनक, और ये इसके ऊपर हम शायद एक बहुत बड़ा जो है वो एक सीक्वेंस भी कर चुके हैं, 3-4 एपिसोड्स कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब इससे समकालीन भारत के बदलते परिदृश्य को इस तरह से व्यक्त किया गया कि कोई अन्य कला रूप साकार नहीं ले सकती थी, ये भी हमें पता था सिनेमा में जो है हमने क्या किया था। अब ये करेंगे कि अब हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे, अब हम जाते हैं सीधा जो हमारा विषय है कि विश्व स्तर पर और भारत में महिलाओं ने लगभग हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब ये तो आप मेरी इस बात से तो सहमत होंगे और विश्व स्तर पर अपना नाम अंकित किया है, लेकिन फिर भी भारतीय पुरुषों के मन में महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त करने से पहले वह एक लंबी यात्रा पे जैसे लगता है कि चली गई थी। अब ये यात्रा क्या थी? अब अधिकांश कृषि सभ्यताओं ने महिलाओं की स्थिति और क्षमता को कम कर दिया। अब ये अधिकांश कृषि सभ्यताएं ओके, अब कम से कम आधुनिक पश्चिमी मानकों के अनुसार और निहित मानकों के अनुसार समाज और सभा के अनुसार कृषि सभ्यताएं चारित्रिक रूप से पितृ सत्तात्मक थीं। अब ये बड़ा ही भारी भरकम सा शब्द है, यही है वे पुरुषों द्वारा चलाए गए थे और इस धारणा के आधार पर कि पुरुषों ने राजनैतिक निर्देशित लाभकारी और सांस्कृतिक वास्तविक जीवन और इन सब जगह पर जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, और भी ऐसी कृषि सभ्यताओं के चलते जो है वो महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी। यह प्रारंभिक स्तर की बात है। अब ये बड़ा ही कहते हैं ना कि सिविलाइजेशन वुमेन इन पैट्रियार्कियल सोसाइटी, इस तरीके की जो लैंग्वेज है ये बड़ा ही मतलब दिल को कष्ट देती है। अब क्या मुझे याद आ रहा है कि एक चुलबुला सा गीत सुनते हैं, थोड़ा सा हम वापस लौटेंगे, इस विषय को थोड़ा सा ईज आउट करेंगे और स्क्रीन पर महिलाओं का चित्रण और इसकी बात भी करेंगे। फिल्म थी जानी दोस्त 1983 की, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज में, संगीत दिया था बप्पी लहरी साहब ने, गीतकार थे इंदिवर, जितेंद्र और सिल्क स्मिता जी पर जो है ये गाना फिल्माया गया था। जवानी जवानी जलती जवानी, थोड़ा सा तो कहते हैं ना कि ध्यान हटाते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बाहर आते हैं, चुलबुला गीत सुनते हैं और लौटते हैं। जवानी जवानी जलती जवानी, होठों पे आई है आग प्यार की, हो जवानी जवानी जलती जवानी, होठों पे आई है आग प्यार की। जल जाए जो मुझे छू ले, पिघल जाए जो मुझे देखे, लग जाए आग प्यार की।
गालों को तेरे आया उड़ाने, बालों को तेरे 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 मैं हूँ दिल का चोर। चाहे उड़ा लो चाहे चुरा लो, पहले मुझसे आँख मिला लो। आहा 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 देखो जरा मेरी ओर। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। ओ जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। जल जाए जो मुझे छू ले, पिघल जाए जो मुझे देखे, लग जाए आग प्यार की। मोती न लूंगा हीरे न लूंगा, दिल ने आया लेके रहूंगा। आया 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 दिल का मैं खरीदार। मैं भी ढूंढूं ऐसा लुटेरा, लूट ले जाए जो दिल मेरा। तेरा 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 ही था इंतजार। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। ओ जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। जल जाए जो मुझे छू ले, पिघल जाए जो मुझे देखे, लग जाए आग प्यार की। वेलकम बैक दोस्तों। अब चुलबुला गीत हो गया और बड़े मतलब मुझे नहीं लगता कि मनोविज्ञान और शिक्षा के इस रिसर्च पेपर के साथ बहुत बड़ा जो है वो हम न्याय कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम वहाँ पर पहुँचे ही नहीं कि स्क्रीन पर महिलाओं का चित्रण और इसके विषय में बात करें। तो मुझे लगता है कि 2-3 जो है इसमें जो है एपिसोड्स तो बनते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और कह रहा था, जो कि नादिरा जी की बात थी। फिल्म थी जो जूली, तो उसमें सब लोगों का ये मानना था कि भाई जो फिल्म फेयर का जो अवार्ड है, जो चरित्र अभिनेता का जो अवार्ड, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड है, वो उनको मिलना चाहिए। अब लेकिन जो फ़ैन फॉलोइंग थी, जो वोट्स थे, वो तो फरीदा जलाल जी के लिए आ रहे थे और बहुतायत आ रहे थे, तो उनसे कंसल्ट किया गया। अब फरीदा जलाल जी जो थी वो इंडस्ट्री में जो है वो कुछ ही साल हुए थे उनको, और वो बड़ा ही मतलब मान रखती थी, और वो भी मानती थी कि फरीदा जलाल जी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि, और विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ कि नादिरा जी जो हैं वो डिज़र्विंग हैं। अब ये है कि क्योंकि ये एक पॉपुलर चॉइस अवार्ड भी था फरीदा जलाल जी के लिए, तो क्योंकि इतनी वोटें थीं तो क्या किया जाए, तो बड़ा ही दुविधा का विषय बना, और फिर उनको जो है वो स्पेशल जो है ये अवार्ड दिया गया। अब ये स्पेशल अवार्ड जो है 1969 में क्रिएट किया गया था। राजेंद्र कुमार जी का जो अभिनय था और 2 नायक थे, तो उसके लिए वो क्रिएट किया गया था, और जो उसने न्याय किया वो 1975 में किया। दोनों जो हैं वो जो महिलाएं थीं, यानी कि नादिरा जी और फरीदा जलाल, दोनों के साथ किया, ताकि मतलब देखिए ना कि हमारी भावनाएं भी जो है रह जाएं, और जो है वो बेस्ट है, और वक्त तो वक्त है। अब ये क्या हुआ, वक्त की बात कहाँ से आ गई? अब वक्त की बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी सिनेमा में महिलाएं क्लासिक फिल्मों से लेकर समकालीन ब्लॉकबस्टर जैसे शोले से लेकर नवीनतम फैशन तक कुछ उम्मीदों के साथ आती हैं, जो
महिलाओं को चरम मुद्दों के रूप में जो है वो भी दिखाते हैं। अब ये चरम मुद्दे क्या होते हैं, बड़ा हटपटा सा लग रहा है। ये रिसर्च पेपर जो होते हैं ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हिंदी और यथार्थवादी दुनिया के साथ चलते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस हिंदी को थोड़ा सा जो है वो नरम कर देते हैं। अब नरम जब करेंगे तो भाई एक और चुलबुला गीत लेते हैं। फिल्म थी पेंटर बाबू 1983 की। भूपेंद्र सिंह और महेंद्र कपूर साहब गायक कलाकार थे और संगीत दिया था उत्तम जगदीश ने। गीतकार थे कतील सफाई और फिल्माया गया था राजीव गोस्वामी और मीनाक्षी शेषाद्री पर। बड़ा ही इस तरह का गीत था कि यार लड़की शानदार है, बोल पे मत जाइए लेकिन आप गीत सुनिए। और ये पेंटर बाबू और उत्तम जगदीश का जो मिलन हुआ था, मनोज कुमार जी ने जो इनको इंट्रोड्यूस किया था, वो भी एक कहानी है जो मैंने आपको पहले सुनाई थी। गीत सुनेंगे और लौटेंगे, थोड़ी हिंदी को जो है सरल करेंगे, वापस लौटेंगे हम इस अपने शोध विषय पर। यार कपड़ा शानदार है, ओ यार कपड़ा शानदार है। सीने वाले ने किया कमाल, सिलाई शानदार। नहीं यार, न कपड़ा शानदार न सिलाई शानदार, जिसने इसको पहना है वो लड़की शानदार है, वो लड़की शानदार है। यार लड़की शानदार है, ईमानदार है, बड़ी जानदार है। यार लड़की शानदार है। लाली से भी लाल उसके होंठ पर लाली लगाए ना, पर लाली लगाए ना। काली रात से काली उसकी आंख पर काजल रचाए ना, पर काजल रचाए ना। संगे मरमर से भी गोरी, संगे मरमर से भी गोरी, पाउडर वो लगाए ना, पाउडर वो लगाए ना। इसीलिए तो कहता हूँ कि कुड़ी 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 शानदार है, ये कुड़ी शानदार है। यार कुड़ी शानदार है, ईमानदार है, बड़ी जानदार है। ओ यार लड़की शानदार है। बरस इस दिल को पाला, एक नजर में ले गई, देखते ही रह गए हम यारो। ये गई और वो गई, ये गई और वो गई। बड़ी माल खिलो यारो, कापी में लिख लो यारो। सुन ले गई क्या दे गई, क्या ले गई, सुन दे गई। इसीलिए तो कहता हूँ के मनी बैन, ओह सॉरी अहमदाबाद। ये प्यारी शानदार है, दुलारी शानदार है, शाम लड़की शानदार है। ओ यार ओ यार ओ यार शानदार है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ 107.8 FM मानव रचना रेडियो, रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है।
अब बहुत सारे जो है आपके एसएमएस आ रहे हैं और झटपट आ रहे हैं, पढ़ना भी मुश्किल हो जा रहा है। और एक तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना जो है वो पसंद कर रहे हैं ये प्रोग्राम। हम जो है वो बहुत चुन चुन के विषय लाते हैं और कहाँ कहाँ से खोज के लाते हैं, और ये सब आपके मैसेजेस के थ्रू ही होता है। सो थैंक यू वेरी मच, और हमारे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऐसा कहते हैं ना कि हिंदी सिनेमा में महिलाएं क्लासिक फिल्म से लेकर समकालीन ब्लॉकबस्टर जैसे शोले और इसके साथ तो जुड़ी। अब ये कहना जो है वो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बहुत सारी नारी प्रधान फिल्में आती हैं, बहुत सारी हिट होती हैं, नहीं होती हैं, ये एक विषय है। लेकिन मुख्य धारा के सिनेमा में महिलाओं को अविवाहित के रूप में चित्रित किया जाता है, जो हमेशा तनाव, दर्द या हिस्टेरिकल नारीवाद या साधारण ग्लैम गुड़िया में रहती हैं। अब कई हिंदी फिल्मों में आइटम नंबर होना एक आम प्रवृत्ति थी। अब प्रवृत्ति थी क्या कहें, आइटम नंबर है, आज भी है। और बहुत सारे जो है जिसका वास्तव में फिल्म से कोई संबंध नहीं होता है, इस तरीके से आइटम नंबर भी आते हैं। अब ये जैसे आइटम नंबर था, अब जैसे शोले का था जो हम बड़ा ही बहुचर्चित आइटम नंबर था, वो फिल्म के साथ जो है वो न्याय करता था। पर बहुत सारे आइटम नंबर होते हैं जिसको ऐसा देख के लगता है कि अब ये क्यों आ गया। अब ये भी एक तरीका होता है, कॉमर्शियलाइजेशन पे हमने एक प्रोग्राम किया था। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि एक बड़ा ही चुलबुला सा गीत था, सुरेश वाडकर और अलका याग्निक की आवाज़ में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। अब गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था राजेश खन्ना, शशि पुरी, प्रीति सप्रू, गुलशन ग्रोवर। अब इसमें गायक कलाकार महेंद्र कपूर भी थे। अब ठीक पहचान रहे हैं आप, अवतार फिल्म थी 1983 की, जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, ये कुछ बोल थे। अब आपने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पर अलका याग्निक जी का भी नाम लिया। जी हाँ, ये वही है जिनका एक लावारिस का मेरे अंगने में बहुत चर्चित हुआ था। बाद में ये जो 90 के दशक में छाई थी वो एक अलग कहानी है, उस स्टोरी पे भी आएंगे। पर हाँ, ये जो हम विषय की बात कर रहे हैं इस पे आगे चलेंगे इस गीत के बाद। जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, जिंदगी यारों की जवानी का नाम है, जाम है, पयाम है। जिंदगी जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, जिंदगी यारों की जवानी का नाम है, जाम है, पयाम है। जिंदगी नहीं नहीं ये जिंदगी तो मेहनतों का नाम है, नहीं नहीं ये जिंदगी तो मेहनतों का नाम है। वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है, वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है। जिंदगी हो जितने खुशियों के सपने हैं यारों
वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अवतार फिल्म की बात करिए। अवतार फिल्म में राजेश खन्ना जी कैसे आए वो भी एक विषय है। वो बड़ा ही मतलब ऐसा था कि वो फिल्म कहीं और जा रही थी, इनको मिल गई, कैसे मिल गई, और फिर ये फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और एक ये राजेश खन्ना जी के जो है कहते हैं ना कि ग्राफ में भी जो है वो बढ़ोतरी हुई थी। बड़े दिनों से ढूंढ रहे थे, बड़े सालों से ढूंढ रहे थे एक हिट, और ये हिट जो थी ये मील का पत्थर साबित हुई। अब इसकी कहानी जो है वो फिर कभी लेंगे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कभी आपने भी ये सोचा होगा कि ये जो आइटम नंबर्स हैं क्या इसकी फिल्म में ज़रूरत है। अब जैसे कि बिंदु नायर कहती हैं, कभी कभी एक गीत फिल्म को हिट बना देता है, जैसे कि फिल्म चाइना गेट में, या एक गाना था छम्मा छम्मा। हाँ जी हाँ, मुझे भी यही याद आ रहा है। कभी कभी हम महिलाओं को फिल्म के नायक के रूप में चित्रित करना भी ज़रूरी है, और यही ज़रूरी है ताकि आप जो है वो ये भी एक विषय वस्तु है, अंतर वस्तु है कि भाई आप किस तरीके से फिलोसॉफिकली जो है वो फिल्म जो है वो बना रहे हैं, या आप लिख रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये सिर्फ जो जिसको कहते हैं ना ग्लैम गुड़िया या ग्लैम गर्ल से एक उठ के किरदार हो। बड़ी सारी फिल्में थी, जैसे मुझे याद आ रही है रेखा ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की थी जो नारी प्रधान फिल्में थी, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ मामलों में नए नारीवाद और पारंपरिक मूल्यों के बीच संघर्ष तो होता है। अब हिंदी सिनेमा ज़्यादातर एक भावनात्मक डायरी की तरह काम करता है, जो महिलाओं के चित्रण को पढ़ते समय बहुत संसाधनपूर्ण हो जाता है। बड़ा ही जो है वो बड़ा ही बड़ा भाई भड़ास निकाल दिया हिंदी लिखने वाले ने। लेकिन हम आएंगे जो विषय है उस पर। अब विषय है जस्टिस चौधरी फिल्म थी 1983 की। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, आशा भोसले, संगीत दिया था वपी लहरी जी ने, गीतकार थे इंदिवर, फिल्माया गया था जितेंद्र और मेरी फेवरेट श्रीदेवी, और गाने थे कुछ मम्मा मिया पॉम पॉम। अब ये गाना जो है ना, ये लिरिक्स पे ना जाएं, अब म्यूजिक सुने और लौटेंगे इसी जोश के साथ। मम्मा मिया प्यार की गाड़ी तेज चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ। प्रेम गली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुड़ जाने वाला है, मेन रोड आने वाला है, स्टॉप लव मम्मा मिया पॉम पॉम, ओ मम्मा मिया पॉम पॉम। सोचोगी कब तक रानी, अरे निकल न जाए जवानी। अपने दिल का हॉर्न बजाओ, बीच में तुम ना ब्रेक लगाओ। लव LOVE मम्मा मिया पॉम पॉम, मम्मा मिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब हम जो है वो अब ऐसे कह रहे हैं ना कि घड़ी बोल रही है कि भाई बस करिए, समय हो गया है, जाने का समय हो गया है, लेकिन ये विषय तो अभी एक पृष्ठ से आगे भी नहीं बढ़ा।
अब दोस्तों, इससे पहले कि हम जो है वो प्रोग्राम को समाप्त करें और आपको एक दिलकश गीत के साथ छोड़े जाएं, अब अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी बातें करेंगे, अगले हफ्ते भी करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो स्क्रीन पर महिलाओं का चित्रण है, ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट ज़रूर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये एक जो आइटम नंबर के साथ जुड़े। और बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ आइटम नंबर के साथ जुड़ी हैं, ऐसा नहीं है, पुरुष भी जुड़े हैं और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो पुरुष प्रधान आइटम नंबर्स भी देती हैं। अब इनको आप कई बार कल्ट सॉन्ग्स की तरह भी देख चुके हैं, पर अब इसमें नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। समय कह रहा है कि थोड़ा सा तो मैं आपको और दूंगा समय, तो चलिए कुछ और जो है वो शोध का विषय देखते हैं। उदाहरण के लिए एक फिल्म थी जिसमें महिला को एक पारंपरिक हिंदू पत्नी के रूप में चित्रित किया गया, और उस फिल्म में ये भी दिखाया कि उनकी स्वतंत्रता जो थी वो जो है वो उससे वो वंचित थी, और परिवार की भावनात्मक जो संस्कृति है, जो लगाव है, वो उससे जुड़ी हुई थी। अब ये जो मैं आपको जो ये शब्दावली दे रहा हूँ, अब 1960 और 70 की बहुत सारी फिल्मों में आप इस तरीके के विषय को देखेंगी। अब जैसे मीना कुमारी की बहुत सारी फिल्में थीं जो इस तरीके की थी, पर हाँ, वो उन्होंने बड़े अच्छे रोल भी किए, नारी प्रधान फिल्में भी करी हैं, बड़ा ही मतलब पाकीज़ा उसमें एक बहुत ही बढ़िया जो है वो एक उदाहरण है। अब भारतीय महिलाओं ने अपने व्यक्तित्व को विकसित करने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, ऐसा नहीं कहते कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, बल्कि कहानियों के साथ उन्होंने जो है वो न्याय किया। महिला नायक के ऊपर केंद्रित बहुत सारी फिल्में जो हैं वो आई भी। अब जैसे लेकिन हाँ, काफ़ी डार्क थी, जैसे चांदनी बार मुझे याद आती है, तब्बू ने नायक मुमताज़ की भूमिका निभाई, जिसे उनके अपने मामा ने ही ज़बरदस्ती डांस बार में शो गर्ल की तरह भेजा। अब डांस बार से उनकी कमाई भी होती थी। अब हाँ, अब ये जो विषय था कि उसे संगीत पर थिरकना पड़ता था, डांस बार खैर बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, घड़ी कह रही है कि अब आप घड़ी की डिटेल में जाएं। अब ये मुझे लगता है कि इसको यहीं पर पॉज कर देते हैं, और जो आगे जो इसका जो विद्रोही महिलाओं को कॉमेडी और उपहास के जो दृश्य में दिखाया जाता था, जैसे टुनटन हुआ करती थी, उस पर भी बात करेंगे, पर अगले हफ्ते। अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ अगर तुम ना होते 1983। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, संगीत दिया था R.D. बर्मन जी ने, गीतकार थे गुलशन बावरा, फिल्माया गया था राजेश खन्ना और रेखा पर। बड़ा ही दिलकश गीत था, हमें और जीने की। अब आपको जो है वो मैं छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पर। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने